सुमित्रा जी, मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं बहुत नीचे तक गई और वहां मैंने पढ़ा कि आपने बहुत सी महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य के साथ उन्हें सिलाई सिखाई है और वहां से आपको लगा कि आपको इन महिलाओं के लिए, इन महिलाओं की समस्याओं के लिए, इन्हें सशक्त करने के लिए राजनीति में आना है। लगता है अब आप जब राजनीति में आ गई है, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर आपने तय किया है, तो आपके साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का सफर भी आगे बढ़ा है। रचना जी, जहाँ तक जब मैं राजनीति में नहीं थी तो महिलाएं समस्याओं से जूझ रही थीं और उन समस्याओं के बीच में मुझे पास पड़ोस से प्रेरणा मिले। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती थी, पति यदि काम पर चले गए तो पानी की प्रॉब्लम, कोई बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना है तो स्कूल में कई प्रकार की जाति प्रमाण पत्र और अन्य चीज़ों की समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों में आस पड़ोस के माहौल को देखा मैंने, तो फिर मैं स्वयं ही इन चीज़ों में आगे बढ़ के उनके बच्चों के एडमिशन कराना, महिलाओं की डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल लेके जाना, उसके साथ साथ ही मैं सिलाई सीखी हुई थी तो घर पर ही सिलाई किया करती थी। तो पास पड़ोस की लड़कियां आने लगी मेरे पास सीखने के लिए बुनाई का काम, सिलाई का काम। तो मुझे लगा कि ज़रूरत तो है। पहले तो बेटियों की शादी तब होती थी कि उनको चौका चूल्हा आता है और सिलाई बुनाई आती कि नहीं आती, पढ़ाई से कोई उनका वो नहीं था। तो फिर मैंने अपने ही घर में एक सिलाई स्कूल खोला और उस समय पर एक मशीन मेरे घर की थी और बाकी मैंने कर्ज लेके 2 मशीन खरीदी और फिर मैंने उनको सिलाई सिखाना शुरू किया। तो मैं ये 16 साल तक उन लड़कियों को 2 शिफ्ट में सिलाइयाँ सिखाती थी। स्कूल की बच्चियाँ स्कूल से छूट कर आती थी उनके लिए और महिलाएं आती थी फिर उनके लिए मैंने टाइम रखा था कि वो घर के काम करके 1:30 बजे के बाद से 3 बजे तक वो मेरे पास आके सिलाई सीख सकती थी। हमने सुना कि आप उनको सिलाई सिखाते सिखाते कई बार उनकी परेशानियों को सुनती भी थी, वो आपसे अपने मन की बातें शेयर करती थी और आप उनको वहीं पर उनका समाधान बताती थी। हालांकि तब एक काउंसलिंग की तरह आप करती थी, लेकिन अब आप राज्यसभा सांसद हैं, तो अब आप महिलाओं की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? मैं अभी भी चौका चूल्हा तक महिलाओं के जाती हूँ। यदि सास को आवाज लगाती हूँ तो बहू निकल के आ जाती है। मेरा ऐसा घर तक अंदर तक एक हृदय स्पर्शी संपर्क है मेरा। और उनकी परेशानियों में यदि रात को किसी के पति को पुलिस उठा के ले जाती थी और वो मेरे घर आ जाते थे कि मेरे पति को ले गए हैं, वो रिक्शा चला के आया है, घर पर रिक्शा करा है, रास्ते में किसी को गाली देते हुए आया, पुलिस उठा के ले गई। तो मैं उतने ही रात को फिर उनको छुड़ाने जाती थी। तो कई बार मेरा टकराव थाना प्रभारी से भी होता था क्योंकि महिलाएं मेरे पास आती थी। तो बहुत ही नीचे स्तर की महिलाएं मेरे पास आती थी। किसी का पति मजदूरी करता है, किसी का पति रिक्शा चलाता है, किसी का पति बेलदारी करता है, किसी का पति खेत में काम करता है। ऐसे लोग आते थे मेरे पास। तब आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं थी। आज आप राज्यसभा के सांसद हैं तो निश्चित तौर पर समय का भी अभाव होगा और जिम्मेदारियां भी कई गुना आपकी बढ़ी हैं। क्या अभी भी वो महिलाएं आप तक पहुंच पाती हैं? क्या अभी भी आम महिलाओं की परेशानियों को आप सुन पाती हैं? मैं नगर निगम चेयरमैन थी तब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे स्टाफ मिला हुआ था। तो 2 लोग बाहर खड़े रहते थे, किसी को अंदर आना है तो पूछते थे मैडम भेज दें। तो मुझे तो मिलने की ज़्यादा रुचि होती थी लोगों से। तो मैं देखती थी बहुत कम लोग आने लगे, क्या बात है? तो मैंने पूछा भाई क्या? तो बोले जब आप बोलोगे तब अंदर आएंगे। मैं स्टाफ ही हटा दिया पूरा, कोई भी किसी समय आ जाए। तो ऐसे करके क्या होता है कि अब उस दायित्व में भी मैंने बहुत नज़दीकी पब्लिक से रखी है और अभी भी मैं स्टाफ लेकर नहीं चलती हूँ, सीधे जनता से मिलती हूँ। और मेरा कोई टाइम नहीं है, ना मेरे दरवाजे में कभी बोर्ड लगा है, ना प्रदेश उपाध्यक्ष का बोर्ड लगा है, ना मेरा सांसद का बोर्ड लगा है, ना नगर निगम चेयरमैन का बोर्ड लगा है, कोई बोर्ड नहीं लगा है और ना कोई टाइम का बोर्ड लगा है। कभी भी किसी को रात को मुसीबत आ जाए वो मेरे पास आ सकता है। क्या बात है, यही पहचान होती है असली जननायक की। इस बात पर मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए।
मैम, ये तो बात हुई कि देश की महिलाएं आप तक आसानी से सुगमता के साथ पहुंच रही हैं, लेकिन आप राज्यसभा सांसद हैं, संसद में आप मुद्दों को उठाती हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजें देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि आपने जबलपुर के लिए फ्लाइट्स का मुद्दा भी वहां पर उठाया है। ऐसे ही महिलाओं के लिए कितने मुद्दे उठते हैं? क्योंकि संसद का सत्र जब हम देखते हैं तो विपक्ष लगातार हंगामा ही कर रहा होता है, और हंगामे की वजह से कई मुद्दे जो उठ ही नहीं पाते, और जब मुद्दे उठते हैं तो दूसरे क्षेत्रों के मुद्दे उठते हैं। लेकिन महिलाओं के मुद्दों को उठाना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुद्दे उठाना और क्रियान्वित करना दो अलग बातें हैं। मुद्दे तो पहले भी उठते रहे लेकिन क्रियान्वित नहीं होते रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने पिछले सत्र में आपने देखा होगा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए उन्होंने 35% आरक्षण सुविधा कर दी। सीटें भी बढ़ेंगी और एक साफ सुथरी जो छवि चाहते हैं कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना थी कि जब एक पुरुष वोट दे सकता है तो महिला भी एक वोट दे सकती है। उनकी कल्पना साकार हुई और बराबर का दर्जा मिला कि महिला भी वोट देती, पुरुष भी वोट देते। इसी तरह राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि महिलाएं बराबरी से राजनीति में आएंगी तो मुझे लगता है मोदी जी का वो सपना साकार हो जाएगा कि वो चाहते कि वो जो आधी आबादी हमारी महिलाओं की है उनकी भागीदारी राजनीति में होना चाहिए। इससे क्या होता है, देश के निर्णय होते हैं। जब हम नगर निगम के निर्णय लेते तो एक शहर का निर्णय लेते हैं, जब हम विधानसभा का निर्णय लेते हैं तो प्रदेश का निर्णय होता है, और जब हम पार्लियामेंट में निर्णय लेते तो वो देश का निर्णय होता है। तो देश के निर्णय में, पार्लियामेंट के निर्णय में और परिषद के निर्णय में बराबर की भूमिका महिलाओं की होना चाहिए। बिल्कुल। 33% आरक्षण की बात मोदी जी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में ये व्यवहारिक कितना है? क्योंकि राजनीति में महिलाएं तो हैं लेकिन बहुत निर्णायक भूमिका उनकी नजर नहीं आती है। ऐसे में आप कैसे देखती हैं? क्योंकि 1966 में जब हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तब से लेकर अब तक राजनीति में बहुत ज्यादा नाम सामने नहीं आते। अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारी देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये देश का निर्णय तो ले रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय भी ले रही हैं। तो देखिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए एक दायरे होते हैं। सदन का कोई निर्णय होता है, वो लोकसभा से राज्यसभा में आता है, फिर राज्यसभा से बनने के बाद में कानून बनता है, कानून के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो निर्णय तो हमारी राष्ट्रपति ही लेती है ना, कि जो निर्णय आता है बहस के बाद बनता है। तो मानकर चलिए कि ऐसा हम मान नहीं सकते हैं कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। वो महत्वपूर्ण भूमिका में तो है, लेकिन कई बार राजनीति में आरोप भी लगते हैं कि फैसले सारे प्रधानमंत्री लेते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं। नहीं, देखिए, क्या आप जब बहस होती है सदन में और जो देश हित में मुद्दे होते हैं, तो देश हित के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी तरह से थोड़ी सोचते हैं, वो फिर सारे लोगों का समन्वय बना के सोचते हैं, और जब सहमति होती है तभी तो निर्णायक हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे तो नहीं कलम पकड़ा के करा देंगे कि नहीं आप करने ही है, दबाव ही बना के निर्णय होते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी छवि। मैं जैसा 2 साल से, मैं 2.5 साल हो गया मुझे सदन में आए हुए, और सदन में जब मैं आई हूँ तब मैंने इसको समझने की कोशिश की है, और समझने की कोशिश में जो मैंने पास से और नज़दीक से समझा है, संगठन मतलब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन काम करता है, देश हित के मुद्दे वो सदन में लाने की कोशिश करते हैं। फिर विपक्ष होता है सामने, तो उनसे चर्चा होती है, उनसे बात होती है, वार्तालाप होती है। उस जब वो कहते हैं कि संशोधन होना है इन विषय पर, तो संशोधन भी होता है। ऐसा नहीं है कि अब जो हम निर्णय लाए वो सीधे ही हो जाए, संशोधन के साथ भी निर्णय पास होते हैं। विपक्ष को भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर प्रधानमंत्री जी और हमारा सरकार, हमारी पार्लियामेंट निर्णय लेती है।